वेलकम एवरीवन। फिर से हम आज केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसका सेकंड लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। पहला लेक्चर में हमने कवर किया था मैटर और उसके क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। क्या है वो टॉपिक ना? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये आपका आज का टॉपिक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन है यही आज हम कवर करेंगे और ये बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जेई में नहीं पूछा जा सकता है? डायरेक्टली पूछा नहीं जा सकता है, इसका एप्लीकेशंस हम यूज में ले सकते हैं जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में। तो बोर्ड के लिए ये थ्योरी जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे लॉज है जो आपको केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में आइडिया देता है। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। बिल्कुल वही है, एक और नाम से यह जाना जाता है, इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ, मैंने देखा अलग किताब में यह चीज भी मेंशन्ड है तो मैं आपको बता रहा हूं, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ओके, आप इसको इस नाम से जानते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स का मास होते हैं, जो रिएक्टेंट्स का मास होते हैं वही क्या होता है? प्रोडक्ट का मास होता है। ये बात ये कह रहा है, ये इस बात को फॉलो कर रहा है कि जितना एटम्स इन्वॉल्व हुआ है केमिकल रिएक्शन में उतना एटम्स आपको वापस प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं गायब हो गया है, किसी और फॉर्म में किसी और के साथ देखने को मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो हम यहां पे ये बात लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to total mass of product। क्लियर है कि नहीं? क्या यह बात लिखा जा सकता है? जितना भी रिएक्टेंट का मास होगा टोटल उतना ही मास होगा प्रोडक्ट का, हमेशा के लिए यह बात सच है। लेकिन यहां पे यह बात मेंशन करने वाली बात है कि मान के चलिए कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए ए और बी रिएक्ट कर रहा है भाई और बन रहा है सी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए और बी रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है क्या? सी। अगर ऐसा कोई चांस हुआ है कि ए कंप्लीटली खत्म ही नहीं हुआ है, माने ए और बी रिएक्ट कर रहा रिएक्शन करते करते बी वेनिसेस आउट, खत्म हो गया बी और ए बच गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तब ये जो बात आप देखेंगे तब ये सच नहीं होता है। मतलब यहां बात हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो भी रिएक्टेंट्स हैं पूरे खर्च होने चाहिए। कंप्लीट रिएक्शन शुड अकर। इसका मतलब आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन होने का मतलब जो भी रिएक्टेंट्स हैं शुड कंप्लीटली यूज्ड। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रोडक्ट बनाने में रिएक्टेंट्स जितने भी थे आपके पास वो सारे यूज हो गए हैं, बचना नहीं चाहिए। अगर बच जाते हैं तो ये लॉ फिर फॉलो नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं, चलिए समझेंगे। मान के चलिए आपने हाइड्रोजन गैस लिया और आपने क्लोरीन गैस लिया।
रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए केमिकल इक्वेशन को। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहां पे 2 लगा दिया तो बैलेंस हो चुका है। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि आपने यहां पे हाइड्रोजन कितना लिया, तो आपने लिया 2 ग्राम मान लीजिए, और आपने क्लोरीन कितना लिया, अरे भाई आपको पता है ना मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, तो क्लोरीन का कितना मास हो जाता है 13.5, यस और नो, 2 है तो कितना हो जाएगा बाबू 71। ये टोटल मिलाकर के कितना हो रहा है सर 73 ग्राम्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इधर भी इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए 73 ग्राम्स हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है, इनटू लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके आप कितना पाएंगे 73 ग्राम्स। क्या इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में कितना मास यूज हुआ है 73 ग्राम्स, और प्रोडक्ट में भी कितना ऑब्टेन हुआ है आपका 73 ग्राम्स। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें और ज्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि ये लॉ दिया किसने है, ये लॉ बनाया किसने है, लेवॉइसियर। पूरा नाम क्या है आप लोगों को लिखाया था, एंटोनी करके कुछ लिखाया था, याद रखिएगा। सीधा सीधी कह रहे हैं, कौन बताया था बाबू, लेवॉइसियर ने दिया। बट इसका टेस्ट कौन किया था, तो टेस्ट के लिए हमने आपको बताया था लैंडोल्ट, याद होगा आपको। लेवॉइसियर ने क्या किया था, ये नियम जो है, ये रूल जो है दिया था, और टेस्ट कौन किया था इस रूल का, लैंडोल्ट। ठीक है, ये बात है, ये बात आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है यहां पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट जो है लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट लॉ? नेक्स्ट लॉ कह रहा है आपसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, या डिफाइनाइट भी बोलते हैं, और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। क्या है ये लो, प्रोपोर्शंस के बारे में बात कर रहा है, और प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। अब ठीक है, समझते हैं डिटेल में। ये लॉ किसने दिया, प्राउस्ट ने, वो बाद में बात करते हैं। पहले ये लॉ को समझिए कि क्या कह रहा है। ये लॉ कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड क्या है, प्योर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, मिलावट नहीं। कह रहा है अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अगर कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन, हमेशा इसमें रहेगा, क्या रहेगा, द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। A pure chemical compound always contain the same elements combined together in a fixed ratio. अभी तो बताया था, ये कांस्टेंट का बात कर रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या है ना, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड होता है, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके सर, ओके, हमने नोट बना लिया। लेकिन किसका रेशियो ना, ऑफ देयर वेट्स। तो लैंग्वेज तो लिख दिया बहुत बढ़िया से, ठीक है, ऑफ देयर वेट्स। यहां पे एक बात और मेंशन कर सकते हैं, क्या ना, whatever its method of preparation may be, its method of preparation may be। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप किसी कंपाउंड को बना रहे हैं, तो उस कंपाउंड को बनाने में XYZ कोई भी प्रोसेस हो सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबका अलग अलग हो सकता है। या हो सकता है कोई केमिकल कंपाउंड आप ला रहे हैं कहीं से खरीद के,
या हो सकता है कहीं से आप उठा के लेके आ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं भाई, सीधा सीधे समझते हैं। आप पानी ला रहे हो, वाटर, कोई पानी जो है कुआं से लेके आया, वाल से, कोई पानी जो है नल से, टैप से लेके आया, कोई पानी जो है नली से लेके आया, कोई पानी जो है आपका नदी से लेके आया, रिवर से। अगर ये सारे पानी के बारे में एक साथ चर्चा किया जाए तो आप कहेंगे पानी जो है सर H2O है। क्या है? पानी जो है H2O है। चाहे आप कैसे भी इस पानी को बनाए हो या इस पानी को आप कहीं से भी लाए हो, पानी तो सर H2O है। तो अगर हम यहां पे ध्यान दें, पानी में H है और O है। H कितना है सर? 2 है। O क्या है सर? 1 है। ये तो आपने रेशियो बता दिया सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन किसका रेशियो बता रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स का बता रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। पहले तो सेम एलिमेंट्स, पानी में हमेशा H2 और O होगा, माने 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। पहला बात, कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट्स। इस बात पे फोकस कीजिए, इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट्स। तो एक काम कीजिए ना, वेट बताइए ना सर। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 2। सर एक ऑक्सीजन का होता है मेरा 16, तो 16 लिख दिया। इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? 1:8। ये आपने क्या निकाला ना? रेशियो ऑफ वेट। इसका मतलब यह है कि ये जो 1:8 रेशियो आपको दिख रहा है, ये पानी आपने अगर नली से लाया है, अगर आपने नल से लाया है और अगर आपने नदी से लाया है, हमेशा क्या होगा रेशियो वेट का? 1:8 होगा। ये नियम यही बात कर रहा है कि आप किस तरह से पानी बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहां से पानी ला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि इसका जो रेशियो होगा किसका? ना वेट का। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसके वेट का रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, डिफाइनाइट होगा। समझ में आ गया है? अब जो है कि आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल के तरफ, हम नेक्स्ट नियम के तरफ, नेक्स्ट लॉ के तरफ। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुन लीजिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको कौन डिस्कवर किया था? तो याद रखिएगा, बता रहा है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय प्राउस्ट। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं स्पेलिंग ठीक से, PROUST नोट कर लीजिएगा, PROUST। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बात बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ज्यादा खांसी हो गया है, किसी दिन मूड तो खिसकेगा, उस दिन बताएंगे हम तुमको पक्का। देखिए, तब जो है थर्ड लॉ को हम समझ लेते हैं। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस चीज को समझते हैं। क्या कह रहा है? when two elements A and B, मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट है, कौन कौन सा है? A है और एक B है। ओके, when two elements A and B combine to form more than one chemical compounds, मतलब A और B कंबाइन कर रहा है और मान लीजिए क्या बना रहा है? ओनली AB बना रहा है। जरूरी नहीं है कि AB बना रहा है, तो बोल रहा है कि हो सकता है A और B जब कंबाइन करता है AB भी बनता है और AB2 भी बनता है, ऐसा भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 केमिकल कंपाउंड्स। ये जो केमिकल कंपाउंड आपको दिख रहा है 2 है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 केमिकल कंपाउंड। देन डिफरेंट वेट्स ऑफ ए। अच्छा, ए का डिफरेंट वेट लेने के लिए बोला, तो एक काम करते हैं, AB2 नहीं करके A2B कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? बोल रहा व्हेन डिफरेंट वेट्स ऑफ ए विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ बी। बी को आपने नहीं बदला है, बी है, लेकिन ए अब A2 हो चुका है। आर इन प्रोपोर्शन ऑफ सिंपल होल नंबर, मतलब जब इस चीज को आपने फिक्स कर दिया है बी को, तो अब जो आपके पास ए और A2 है, इसका वेट देखिए, अगर इसका वेट 1 है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। अच्छा, एक लाइव एग्जांपल देकर के बताइए सर, ABCD हमको नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपके पास 2 एलिमेंट है, वन इज कार्बन, अनदर इज ऑक्सीजन। ओके, when carbon and oxygen combine together it can form CO2, yes or no?
कार्बन डाइऑक्साइड, इट मे ऑल्सो फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड Cu। यस और ये दो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, कार्बन यहां एक है, कार्बन यहां एक है, उस पर टेंशन नहीं है। आप दोनों का वेट लिख सकते हैं। चलिए लिख के देखिए, कार्बन का वेट यहां लिखिए, ऑक्सीजन का वेट यहां लिखिए। चलिए लिखते हैं। कार्बन होता है सर 12, यहां भी कार्बन है 12, भाई दोनों जगह एक एक कार्बन है। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2 है, एक ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। यहां पे एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 16। तो कह रहे हैं, ध्यान से देखो, ये लॉ क्या कह रहा है, अगर सेम चीजें जो है उसको छोड़ दिया जाए तो जो बचा चीज है जो कि ऑक्सीजन का वेट है, वो दोनों को रेशियो निकालने पर एक सिंपल होल नंबर आता है, जो कि आपको दिख रहा है यहां पे क्या है? 32, यहां क्या है? 16। 32 इज टू 16 निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 इज टू 1 आएगा। अरे 1 इज टू 2 भी आ सकता है, इसको अगर ऊपर लिखोगे इसको नीचे लिखोगे तो ये तो सिंपल होल नंबर है कि नहीं है? समझ में आया? जब कोई भी दो एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं और उनमें से एक एलिमेंट को अगर फिक्स कर दिया जाए तो रेस्ट एलिमेंट जो है वो जो आपको नंबर मिलेगा, उसका जो वेट का रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। फिर से रिपीट करें, क्या समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? जो फिक्स है उसके अलावा जो एलिमेंट है उसके वेट का जब रेशियो निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसको ए बी करके लिख दिए हैं, वही चीज है। ए बी को आप सोच लीजिए CO है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये लॉ दिया कौन था? ये लॉ जो है दिया गया था हमारे डाल्टन साहब के द्वारा और वेरीफाई किया गया था बर्जेलियस साहब के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन, इस चीज को अलग से लिख लीजिएगा आप, डाल्टन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और वेरीफाइड बाय बर्जेलियस। ओके, दोनों साइंटिस्ट का ही इसमें जो है पार्टिसिपेशन है, तो दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के जगह आप क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। कौन दिया था पहले ही बता देते हैं, रिचर, RITCHER लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ये रूल क्या कह रहा है मैं पढ़ देता हूं, फिर इस बात को जो है समझना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। क्या कह रहा है? दी वेट्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, द वेट्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विच सेपरेटली रिएक्ट विथ सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब यहां पे रोल थर्ड एलिमेंट का है, और सेपरेटली रिएक्ट करेगा 2 एलिमेंट उसके साथ, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका वेट फिक्स होगा। ठीक है, ओके। आर ऑल्सो द वेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विच रिएक्ट विथ ईच अदर। अच्छा, वो जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट था, अगर उन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया जाए तो उसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? बोलता है सिंपल मल्टीपल ऑफ देम। नहीं समझ में आया सर? अरे हमको भी नहीं समझ में आया, लेकिन समझा देंगे जरूर, ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं आपके पास 2 एलिमेंट है, लेट एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। ओके, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको यहां दिख रहे हैं। आप इस सल्फर का रिएक्शन कराना चाहते हैं एक थर्ड एलिमेंट के साथ, दैट इज हाइड्रोजन, और इसी थर्ड एलिमेंट के साथ आप सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट है आपका, आपने 2 अलग एलिमेंट्स लिया। ठीक है, इसका इसके साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं, इसका भी इसके साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं आप तो बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं आप तो बनता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? और हमने बोला कि ये थर्ड एलिमेंट है, इसको आपने फिक्स कर दिया। अरे फिक्स कर दिया ना, इसको फिक्स कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो H2S बना है और यहां H2O बना है, इसमें आप रेशियो लिखे, किसका किसका रेशियो लिखेगा? H और S का, ऑब्वियसली हाइड्रोजन और सल्फर का, और यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात करेंगे हम। यहां पे हाइड्रोजन और सल्फर का बोलिए और यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोलिए। तो हाइड्रोजन का बाबू कितना होता है? 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मतलब यहां 2 लिख देंगे। और सल्फर का कितना होता है आपका? 32 होता है।
आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने बोला था जो थर्ड एलिमेंट है उसका वेट को आप क्या करना है, फिक्स। यहाँ देखिए क्या है, वेट फिक्स है। तो जो बाकी बचा हुआ है इस पर अब आपको ध्यान दे देना है। कितना बचा हुआ है सर? सर सल्फर के लिए 32 है सर, ऑक्सीजन के लिए 16 है, ऑक्सीजन के लिए 16 है। ध्यान दीजिएगा ये रेशियो हमने लिख के रखा है, लिख के रखा है। अब बोल रहा अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन करा दिया जाए, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को रिएक्शन करा दिया जाए, तो जो यहां पे रेशियो मिलेगा या तो इसके बराबर होगा या क्या होगा, बोल रहा देखिए एलिमेंट्स विच रिएक्ट विथ ईच अदर, हो सकता है क्या थर्ड एलिमेंट आर ऑल्सो द वेट ऑफ दिस एलिमेंट विच रिएक्ट विथ ईच अदर, हो सकता है सेम वेट हो, या और करके लिखा है इन सिंपल मल्टीपल ऑफ देम, हो सकता है बराबर हो जाए या सिंपल मल्टीपल हो एक दूसरे का। तो ध्यान दीजिएगा यहां हमने ये लिख के रखा है, इन दोनों को रिएक्ट कराया आपस में, बना SO2। तो SO2 का आप जो है क्या लिख लीजिए, वेट का रेशियो लिख लीजिए। सल्फर का होता है सर 32, ऑक्सीजन का होता है सर 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो जाएगा 16 × 2 32, मतलब यहां पे रेशियो कितना आ जा रहा है 1:1। और पहले हमारा क्या रेशियो आया हुआ था, यहां पे देखिए इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। भाई सेम तो नहीं आया है, क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, बट क्या ये सिंपल दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, सल्फर क्या है 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, तो दोनों सिंपल मल्टीपल है, 1 × 2 2 हो जाता है। और यहाँ तो ऑक्सीजन के लिए तो 1 1 ही है। चलिए सर एक एग्जांपल दे दीजिए जिसमें सेम आ जाए, क्या एक एग्जांपल दे देते हैं जिसमें सेम आ जाएगा, देखिए तब। अब मान के चलिए कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट आपको लेना है सबसे पहले, और थर्ड एलिमेंट को क्या करना है, फिक्स कर देना है। आप जो है इसको लिख सकते हैं, हम मिटा देते हैं, समझाते हैं अभी एग्जांपल, ठीक है। देखिए हम एक एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन, एक एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन, और एक थर्ड एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। थर्ड एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन, ये आपने फिक्स कर दिया। चलिए तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराइए, क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कराइए, क्या बन गया मीथेन CH4। अब आपको CO2 का रेशियो देख लेना है, CH4 का रेशियो देख लेना है। इसमें CO2 में कार्बन कितना है सर 12 है, ऑक्सीजन कितना है 16 2 जा 32 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 12 है, हाइड्रोजन कितना है 1 × 4 दैट इज 4 है। ध्यान से देखिए ये कार्बन और कार्बन बराबर है, तो हमने इसीलिए बोला कार्बन का वेट को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। बाकी जो 2 चीज आपको दिख रहा है उसको ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के लिए कितना है 32 है, और हाइड्रोजन कितना है 4 है, कितना आ जाएगा बाबू 8:1। यस और नो, दिस इज द रेशियो वी आर फाइंडिंग O and H। अब अगर इनको आपस में रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O। तो हम कह रहे हैं कि H2O में H और O का रेशियो, पहले O लिखे H लिखे, तो पहले एक काम कीजिए उल्टा कीजिएगा, O और H का रेशियो बताइए। तो O का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और हाइड्रोजन 2 है तो क्या हो जाएगा 2, तो रेशियो क्या आएगा 8:1। यस और नो। तो ध्यान दीजिए यहां पे भी क्या आया, आपस में जब रिएक्ट कराए तो रेशियो क्या आया 8:1। जब इनका रिएक्शन करा रहे थे, जो आपको रेशियो मिल रहा था, ये दोनों क्या आ जा रहा है सेम आ जा रहा है। तो हम कहें कि सेम भी आ सकता है या सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है। दोनों का एक एक एग्जांपल हमने जो है आपको दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट लॉ को हम समझ लेते हैं, गेल-सैक्स लॉ। आई होप आप लोगों को जो है ना क्लियर ये नहीं दिख रहा होगा, तो मैं जो लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, जिसको नोट करना बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझना तो है ही। गेल-सैक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन, मतलब गेल-सैक्स लॉ बेस्ड ऑन गैस, जब गैसेस आपस में मिक्स होते हैं तो उनके बारे में जो बात हो रहा है वो कर रहे हैं गेल-सैक्स। कौन बताया, साइंटिस्ट का ही नाम है गेल-सैक्स, फाइन। तो व्हेन गैस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स, मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 गैस है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने 10 ग्राम गैस लिया और मैंने 20 ग्राम दूसरे गैस के साथ मिक्स किया। इसको आपको कैसे बोलना चाहिए, वॉल्यूम के टर्म पे ऐसा बोलना चाहिए, हमने 10 ml गैस लिया और हमने फिर एक दूसरा गैस लिया 20 ml और इन दोनों को मिक्स किया। मैंने जो भी बात कीजिएगा गैस में, आप किस टर्म पे कीजिएगा, वॉल्यूम के टर्म पे कीजिएगा, ये बोल रहा है गेल-सैक्स। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो वेट होता है या मास होता है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ वेरी कर जाता है, ठीक है कि नहीं।
ये बात हम आगे पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट एक टॉपिक है इसी में आपका, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बदल जाता है, वो एक अलग विषय है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल कहाँ मिलेगा सर? तो ये इसका डिटेल जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब वहां पढ़ेंगे तब वहां पे आपको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? चिंता मत कीजिएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में अगर देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना होता था, अभी पता नहीं, हमको लगता है कि इस बार जो है सिलेबस से ही आउट कर दिया है, लेकिन जेई के सिलेबस में है तो हमें वहां पढ़ना है, टेंशन मत लीजिएगा। विच bear a simple ratio to each other and also to the product formed provided all gases are measured under similar condition। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लिखा हुआ provided all the gases are measured under similar condition। ये जो लॉ है, जो भी है, ये तभी लागू होता है जब सारे गैसों को हम एक ही कंडीशन में मेजर करें। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, उस समय आप सारा मेजरमेंट्स ले रहे होंगे। मतलब एक लेबोरेटरी के अंदर, प्रॉपर लेबोरेटरी के अंदर जो है आप जो है ये काम कर रहे होंगे, तभी ये जो लॉ है लगेगा। क्या है ये लॉ? तो बोल रहा है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम के टर्म पे कंबाइन करते हैं, और वो क्या होते हैं ना, बेयर अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर। जो वॉल्यूम, रिजल्ट वॉल्यूम आता है प्रोडक्ट का, वो भी क्या होता है, एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में आता है। जैसे कि हमने वेट के फॉर्म में देखा, वाटर में H2O में क्या देखा, 1:8 होता है। इसी तरह का वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, इसमें गैस में क्या होता है, वॉल्यूम के टर्म पे सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। बस इतना ही समझना है इसमें। उसमें रेशियो बाय वेट पढ़ रहे थे आप अभी तक, यहां पे पढ़ना है रेशियो बाय वॉल्यूम। बस ये बात है। क्लियर है कि नहीं है कि रेशियो बाय वॉल्यूम मिक्स होता है। हम कहेंगे कि दो गैसेस को मिलाना है तो हमें पता होगा ए एक गैस का नाम है, बी एक गैस का नाम है, ए और बी दोनों गैस को मिलाना है। तो हम ये फिक्स किए हुए हैं कुछ गैसों के लिए कि ए का 10 ml बी का 20 ml के साथ ही मिक्स होता है। जैसे अभी बोला ना कि बाय वेट आपका 1:8 रेशियो में, वेट का 1:8 रेशियो में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है। सिमिलरली जब हम गैस के बारे में बात करेंगे ना, तो ये बात करेंगे कि जो एक गैस है और जो दूसरा गैस है, दोनों का जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होते हैं गैसेस का। तो ये गेल-लुसाक लॉ बता रहा है, गैस के लिए सिर्फ लागू होता है, ज्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे। तो आज हमने ये पूरा कवर कर लिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से ये जो थ्योरीज है इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास है में हम लोग जो है और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि जितना एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीज क्लियर करेंगे। ठीक है? तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।